हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी की एक सीरीज के बारे में, जो अरिहंत पब्लिकेशन या कहिए कि आईएएस विद अरिहंत के द्वारा चलाई जा रही है। इस सीरीज को हम स्टार्ट करें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान के लिए। इसमें आईएएस और अलग अलग राज्य परीक्षाओं में दिए गए लगभग 250 पेपरों को असेंबल करके 3500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन निकाले हैं, जो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। हर एक चैप्टर को टॉपिकों में तोड़ करके टॉपिक को स्टार्ट करते हुए क्या किया गया है, शॉर्ट नोट्स आपको दे रखे हैं, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हर एक क्वेश्चन का अलग से डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। प्लस जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है उसमें नॉलेज प्लस के नाम से और एक्स्ट्रा डाटा को दिया हुआ है। हम लोग भी जब सॉल्व करते चले जाएंगे, हम लोग भी कुछ डाटा को एड ऑन करते चले जाएंगे, तो आप ये पुस्तक खरीद लीजिए। साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस सीरीज को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। अध्याय 7 कार्बनिक रसायन का पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है और कार्बन में श्रृंखलाकरण का गुण भी पाया जाता है। कार्बन भी हो, कार्बन में श्रृंखलाकरण का गुण भी हो, तो ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब जैसे CO2 की बात करें, उसमें कार्बन तो है लेकिन उसमें श्रृंखलाकरण का गुण नहीं है, इसलिए CO2 को अकार्बनिक यौगिक में काउंट किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लीजिए, वो भी अकार्बनिक है। कार्बन डाइसल्फाइड को ले लीजिए, वो भी अकार्बनिक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रकार होंगे, ये दो प्रकार का होता है, या तो खुली श्रृंखला वाले या अचक्रीय यौगिक, या जिनको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। अर्थात जैसे एक कार्बन हुआ, उसके बाद दूसरा कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन, एक सीरीज में अगर ये लगे हुए हैं तो इनको खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या जिनको चक्रीय या साइक्लिक यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक को हम एरोमेटिक, मतलब जिनमें से एक खास सुगंध आती है, एरोमेटिक, एरोमा का मतलब ही सुगंध होता है, एरोमेटिक में, और एलिसाइक्लिक में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियों के बारे में। तो यौगिकों की श्रेणियों की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे बात करेंगे एलिफैटिक यौगिक के रूप में। हाइड्रोकार्बन वो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त मतलब जिनमें केवल और केवल कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तीन बंद या दो बंद पाए जाते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है हाइड्रोकार्बन के अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है, उनको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रो यौगिकों की बात करें तो उनमें NO2 ग्रुप पाया जाता है। एमीन की बात करें तो इनमें क्रियात्मक समूह के रूप में NH2 पाया जाता है। एमाइड्स की बात करें तो इनमें CONH2 पाया जाता है। हेलो यौगिकों की बात करें या हेलोजन्स की बात करें तो इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन इत्यादि पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम समजात श्रेणी के बारे में। समजात श्रेणी का मतलब होता है जो एक ही तरह के फॉर्मूला को फॉलो करके बनाई गई हो, जैसे एल्केन या एल्कीन, एल्काइन, इस तरह की चीज। एल्केन की बात करें तो ये CnH2n प्लस 2 फॉर्मूला को फॉलो करके बनाई जाती है। इसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसी तरीके से जो दूसरी है वो है एल्कीन। एल्कीन CnH2n फॉर्मूला को मिलाकर के बनाई जाती है। इनमें ईन शब्द बाद में आता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन की बात करें तो ये CnH2n-2 फॉर्मूला को फॉलो करके बनाई जाती है। इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे यहां पे इसका नाम हो जाएगा एथाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। कार्बन का जब एक परमाणु उपस्थित होता है तो उसको मीथ कहा जाता है, दो उपस्थित होते हैं तो उसको एथ कहा जाता है, तीन उपस्थित होते हैं तो उसको प्रोप कहा जाता है, और चार उपस्थित होते हैं तो ब्यूट, और पांच उपस्थित होते हैं तो पेंट, छह उपस्थित होते हैं तो हेक्स कहा जाता है।
एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहलों में OH ग्रुप क्रियात्मक रूप से पाया जाता है और इनका फॉर्मूला CnH2n+2 और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड OH होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें CH3OH के बारे में, जिसको हम कहते हैं मैथेनॉल। ये हो जाएगा हमारे लिए एथेनॉल और ये हो जाएगा हमारे लिए प्रोपेनॉल। ईथर की बात करें तो ईथर में बीच में O पाया जाता है, यहां पे O नहीं पाया जाएगा। यहां पे क्या पाया जाता है? O पाया जाता है। इधर भी एक क्रियात्मक समूह लगा रहता है या समजात श्रेणी जुड़ी होती है और इधर भी एक श्रेणी जुड़ी होती है। इसको एल्कील श्रेणी कहा जाता है। अब ईथर की बात करें तो बीच में O होगा, जैसे CH3O CH3। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं डाई मैथिल, जैसे हमको पहले का रखना है तो डाई हो गया, दो हो गए तो डाई मतलब दो। मैथिल ये जो ग्रुप होता है जिसको हम समजात श्रेणी का ग्रुप कह रहे हैं, तो ये CH3 का मतलब ये मीथेन से बना है, तो इल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसलिए हो जाएगा मैथिल और बी लास्ट में जोड़ देंगे ईथर। ये इसका सामान्य नामकरण हो जाएगा। जैसे इसका नामकरण हम करेंगे तो ये हो गया क्या? मैथिल और ये हो गया क्या? एथिल। जब भी हम नाम रखते हैं तो ABCD के क्रम में रखते हैं, इसलिए एथिल पहले आएगा मैथिल बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। अब इसकी बात करें तो ये क्या है? एथिल है, ये भी एथिल ग्रुप होगा, C2H6 हो जाता, तो ये क्या है? इथेन का फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम रख दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ है, जैसे एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये क्या है? CHO, इसको एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, CH2 C2H5 CHO। इनका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2nO होता है और इनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप पाया जाता है। कीटोन की बात करें तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? डबल बॉन्ड या सॉरी दो सिंगल बॉन्ड और CO इसका फॉर्मूला रहता है, या ये ग्रुप अगर कहीं पे भी जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए, जैसे CH3CO CH3, तो ये क्या हो जाएगा? डाई मैथिल कीटोन। इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? एथिल हो गया और ये क्या हो गया? मैथिल हो गया, तो एथिल मैथिल कीटोन और ये क्या हो जाएगा? डाई एथिल कीटोन। इस तरीके से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ऐसे एसिडों में COOH ग्रुप पाया जाता है, जैसे HCOOH, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैथेनोइक एसिड कहेंगे, या इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दो कार्बन हो गए तो इसको हम एथेनोइक एसिड कहेंगे और इसको प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। अगर हम बात करें एस्टर के बारे में तो एस्ट्रो में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COR, इस तरह का एक रिलेशन पाया जाता है, जैसे HCOO CH3 CH3 COO CH3। इस तरीके से यहां पे हमको रिलेशन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रारंभ होता है क्वेश्चनों का। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। देखिए पहले जो पृथ्वी का पर्यावरण था, आद्य पर्यावरण, आद्य मतलब बिल्कुल एकदम शुरुआत में जब जीवन की एकदम स्टार्टिंग हुई थी या उससे जस्ट पहले आद्य पर्यावरण की बात करें तो उसमें क्या था? नाइट्रोजन उपस्थित थी, सबसे अधिक मात्रा में थी ये। बाकी उसमें कार्बन उपस्थित था, बाकी सभी गैसें उपस्थित थी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। बाकी CO2 उपस्थित थी, बाकी सभी गैसें थी, लेकिन गैस के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। तो जब जीवन की शुरुआत हुई तो पार्टिसिपेशन क्या हुआ? जीवन कहां से शुरू हुआ? कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से यौगिक बने, मतलब अमीनो अम्ल बने, और वहां से फिर जीवन की स्टार्ट हुई। कुल मिला के जो सबसे पहला बैक्टीरिया बना या जो प्रथम जीव था वो क्या करता था? वो H2S की काफी मात्रा थी पर्यावरण में, तो इससे श्वसन करता था, या ये कहिए कि वो सल्फर के जल में रहता था। फिर जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रारंभ हुआ, जब ये प्रारंभ हो गया तब ऑक्सीजन का निर्माण हुआ इस पृथ्वी पर। ठीक है,
फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती चलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चलेगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जीवन का स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थी क्या, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में अवेलेबल था नहीं। इसके जीवन की स्टार्टिंग में जो पार्टिसिपेंट थे वो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी जीव हैं, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब बिना जीवित के प्राप्त। एक होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जीवों से प्राप्त। केमिस्ट्री की दो ब्रांच ही इस आधार पर हैं कि जिन वस्तुओं को हम जीवों से प्राप्त करते हैं उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है। बाद में पता चला, जब हमने इस चीज को देखा, वैज्ञानिकों ने इस चीज को एनालाइज किया, तो पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सबका एक कंपलसरी एलिमेंट है जिसको कार्बन कहा जाता है। अभी हम यहां पे बात करें तो सभी जीव या जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। यह प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन के पश्चात यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके ज्ञात यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। यह सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता, अत्यधिक नहीं पाया जाता, काफी कम मात्रा में पाया जाता है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन मुक्त रूप में, जैसे अभी हमने बात करी थी पिछले क्लास में, हीरा पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के अपर रूपों में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, जबकि कोक, कोयला, चारकोल आदि इसके अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। हमारे लिए यहाँ पे क्या है, बस इतनी लाइन जो है कि अनिवार्य मूल्य तत्व है, बस ये काम की है और बाकी इसमें काम का नहीं है। देखिए, जो सबसे पहला पदार्थ, पहले ये जीवों से ही प्राप्त होता था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो यूरिया था, जिसको व्हीलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपनी लैब में बना करके दिखाया। और तब से यह धारणा टूट गई कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए किसी जीव की जरूरत पड़ेगी। हम इसको या तो पौधों से प्राप्त कर सकते हैं या किसी जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, व्हीलर ने जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा यूरिया बना के दिखा दिया लैब में, तो आज हम बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको लैब में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है। इतनी भाषा के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, जहां कहीं भी सड़न होगी, कहीं भी जहां कहीं भी सड़न हो रही होगी, आप समझ जाइए कि वहां सड़न वाली जगह पे एक गैस निकलेगी जिसका नाम है मीथेन। मीथेन कहां निकलेगी, धान के खेत। मीथेन कहां पे निकलेगी, जहां कहीं भी दलदल होगा वहां पे। इसलिए इसे दलदली गैस या मार्स, क्योंकि दलदलों को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है, तो इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। जो नेचुरल गैस होगी उसमें भी ये निकलेगी, या फिर जो सड़न जहां कहीं भी होगी वहां निकलेगी। बायोगैस क्या होती है, सड़न से ही बनती है, इसलिए बायोगैस का मेन कंपोनेंट भी क्या होगी, मीथेन ही होगी। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो आदिम भूमि है या जो आर्द्र भूमि है या जो पुरानी भूमि पड़ी हुई है जहां पे सड़न हो रही है, सड़न वाले इलाके में कौन सी हमको प्राप्त होगी, तो सबसे पहले हमको प्राप्त होती है कौन, मीथेन। अब बाकी इसमें कोई भी है नहीं गैस के रूप में। उसके बाद हमको हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और फिर बाद में अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। बात हो रही है जब जब शुरुआत में जीवन की शुरुआत हो रही थी, हमने जैसे यहाँ पे जिक्र किया था कि जीवन की जो शुरुआत है, तो जीवन की शुरुआत के बारे में बात हो रही है। तो वहां से अगर हम बात करेंगे तो पहले मीथेन बनी, फिर बिजली कड़की, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड बना, फिर से इनके बीच में जब घोलमोल हुआ तो नाइट्राइल बना, और इन सब के बीच में घोलमोल हुआ तो एमिनो एसिड। तो जहां कहीं भी सड़न होगी आप समझ जाइए मीथेन सबसे पहले बनने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी इस चीज को हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ हाइड्रोजन अपचायक की तरह व्यवहार करता है तथा मीथेन दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है। अपचायक का मतलब उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी पदार्थ से क्या कर दे, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे, हटा दे। आगे बढ़ते हैं। निम्न कार्बनिक यौगिकों को उनके गलनांक के घटते हुए क्रम में
सजाइए। तो भाई घटता हुआ क्रम क्या होगा? मीथेन को सबसे हमको क्या रखना चाहिए? पीछे रखना चाहिए। मीथेन सबसे पीछे रहेगी। बीस का हो जाना चाहिए। मीथेन सबसे एंड में रहेगी, क्लोरोफॉर्म को हम सबसे पहले रख लेंगे। डी है। एसिटिक अम्ल, इसका गलनांक सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरोफॉर्म का, उससे कम शराब का और उससे कम मीथेन का। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको इसी रूप में याद कर लीजिए। ये लगभग लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपने दिया तो ये क्या हो जाती है? भाप बन जाती है। और मेथेन तो ऑलरेडी क्या होती है? गैस फॉर्म में होती है, तो मेथेन लास्ट में आएगा। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार इसको अरेंज करिए। तो देखिए मीथेन क्या होता है? CH4। अणुभार इसका क्या हुआ? पहला ही ये पदार्थ है, तो ये क्या होगा? फिर ये होता है C2H6। ये प्रोपेन क्या होता है? C3H8। और ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। कह रहा है हल्का सबसे पहले हो और भारी सबसे बाद में हो, तो सबसे हल्का क्या होगा? मीथेन होगा। ऑलरेडी अब इसकी जरूरत नहीं है यहां पे। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ये भी देखिए, मीथेन का अपघटन करेंगे छपाई की स्याही हमको मिल जाएगी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली में क्यों पाई जाती है भाई? पानी की उपलब्धता रहती है, तो वहां पे कार्बनिक पदार्थ सड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। प्रिंटर होते हैं, उनकी जो स्याही आती है, डाई जिसको कहते हैं, वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो जहां कहीं भी सड़न होगी वहां पे मीथेन निकलेगी। गेहूं का खेत सूखा रहता है, कपास का खेत सूखा रहता है, मूंगफली का खेत सूखा रहता है। धान के खेत में क्या होता है? पानी भरा होता है, ये दलदली टाइप का रहता है, तो यहाँ पे जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, पत्तियां वगैरह जो भी नीचे गिरेंगी वो सड़ेंगी और उनसे मीथेन गैस बन जाएगी। मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र धान का खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा मीथेन क्या होती है? एक ग्रीन हाउस गैस होती है, जिसके कारण ये पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाने का काम करती है, अर्थात ये वैश्विक तापमान में सहायता करने वाली गैस है। भोपाल गैस त्रासदी, अभी इसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है, भोपाल गैस त्रासदी। ये भी एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या किया गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई। इसमें भोपाल स्थित कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए। इस चीज का प्रयोग कहां पे किया जाता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो कीटनाशक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? देखिए, जो हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन करेंगे अगर हम, प्रभाजी आसवन, हमको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी ब्यूटेन, मुख्य रूप से। अब ब्यूटेन को हम एकत्रित करके
क्या करते हैं, इसमें लगभग 85% ब्यूटेन होती है। इसको हम एकत्रित करके अगर अधिक दबाव डालते हैं, तो क्योंकि हमको ये गैस मिली ब्यूटेन कहाँ से, पेट्रोलियम से, तो इसको हम LPG कह देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह देते हैं। बड़े बड़े सिलेंडरों में या फिर लाइटर में भी इसी गैस का प्रयोग आग जलाने के लिए किया जाता है। मीथेन सबसे हल्की गैस है, ये बायोगैस में, और कहाँ मिलेगी हमको, ये मिलेगी हमको बायोगैस के साथ साथ, जैसे कि प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, CNG है, PNG है, ये उसमें पाई जाएगी। प्रोपेन की कुछ मात्रा भी यही पाई जाती है हमको CNG वगैरह के साथ। रेडॉन वो गैस है जो जब भूकंप आता है तो उस समय पे पृथ्वी की सतह में से बाहर निकलती। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध से जुड़े हों क्या कहलाता है? देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे एल्केन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसे एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे एल्काइन कहेंगे। और अगर मान लीजिए बंध इस तरह का है कि H+OH- आयनों के रूप में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। मान लीजिए Na+Cl- हो, इस तरह की चीज। तरह डबल बॉन्ड से क्या होगा, तो डबल बॉन्ड से क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। बेंजीन में या बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? अब देखिए बेंजीन है क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 है और ये सिंगल बॉन्ड। टोटल 6 कार्बनिक या कार्बनों के बीच में एकांतर क्रम से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के द्वारा एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। और इस तरह की रिंग को बेंजीन रिंग कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि कितने सिग्मा और कितने पाई। अगर जैसे मान लीजिए एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है अगर, तो वो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। अब इसमें गिन लीजिए सिंगल बॉन्ड कहां कहां पे है, एक, यहां भी डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 होंगे सिग्मा। अब पूछ रहा है पाई कितने होंगे, तो यहां पर डबल, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, 3 इसमें होंगे पाई। तो इसमें है सिग्मा और 3 पाई बंद होते। आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि कहां सिग्मा होगा कहां पाई होगा। अब जरूरी नहीं है वो बेंजीन के लिए पूछे, हो सकता है कि मान लीजिए एल्कीन में पूछ ले, एल्काइन में पूछ ले, तो आप बड़े आराम से सिग्मा और पाई को मतलब काउंट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। इतना याद रखना है बस। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध के माध्यम से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, एसिटिलीन हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, जिससे जो लौ है वेल्डिंग की वो उतनी ज्यादा तेज हो नहीं पाएगी, तो फिर उसको जलाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग यहां पे करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गैस मिश्रणों में गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका सूत्र है C2H2, या फिर देखेंगे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे एक सिग्मा है, दो क्या है, पाई बॉन्ड है। यह गैसीय अवस्था में होता है परंतु अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त कच्चा पदार्थ है, बिल्कुल कच्चा पदार्थ इसको कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड एवं पानी के मिश्रण पर इसकी सुगमता से प्राप्ति हो सकती है, या सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, अगर यहां पे कैल्शियम कार्बाइड हो, कैल्शियम कार्बाइड अगर यहां पे है तो आप मान लेते कि ये सही ऑप्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। तो यहां पे दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड, इसलिए ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। अब तीसरा गया, देखिए ये भी गया, तीसरा गया तो ये भी गया, तीसरा गया तो ये भी गया। अगर हमको एक ही डाटा पता है तब भी हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, बाकी हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं सारा का सारा। अब इसकी बात करेंगे। इसका उपयोग कपूर बनाने में, निश्चेतक अर्थात बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में, एवं कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या एथिलीन? एथिलीन का प्रयोग इसे प्राकृतिक गैसीय हार्मोन का भी कहा जाता है जो फलों से निकलता है और फलों को पकाने में सहायता करता है। ये फल, पत्ती और फूलों को पौधे से अलग करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो एथिलीन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है, इसलिए एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। द्रव एथिलीन अत्यधिक विस्फोटक होती है, अतः उपयोग हेतु इसका स्थानांतरण एसीटोन में अवशोषित कराकर किया जाता है, क्योंकि यह एसीटोन में अत्यधिक विलेय होती है। बस ये जानकारी आपकी बहुत जरूरी है, इसको आप याद रख सकते हैं, यह एसीटोन में विलेय होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? एथेफोन, एस्ट्रोजिन, आइसोप्रोटूरॉन या मेलेथियान? यहां पे एथेफोन की बात करें तो इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। एथेफोन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथेफोन एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन होता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H6ClO3P होता है। याद रख सकते हैं तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, बस नाम याद रख लीजिए कि एथेफोन को हम पादप हार्मोन के रूप में। का उपयोग पौधे के फल को अत्यधिक तेजी से पकाने में मदद करने के लिए फलों, गेहूं, कॉफी, कपास तथा चावल आदि फसलों में किया जाता है। इसका छिड़काव कर देते हैं तो पौधे क्या हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी फलों को तैयार कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? अभी हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बाइड पर अगर हम पानी की क्रिया करा देते हैं तो उससे क्या निकलता है, एथीन गैस निकलती है, और जो फलों को पकाने में सहायता करती है। कैल्शियम कार्बाइड, जल की क्रिया, एथीन गैस और चूने का पानी हमको मिल जाता है। एसिटिलीन गैस फलों को जल्दी पकाने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। देखिए नाम इसमें गैस आ रहा है, लेकिन असल में ये क्या होती है, एक तरह का लिक्विड होता है और ये काफी ज्यादा विषाक्त होती है। असल में जब ये सांस के साथ अंदर जाती है तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। मतलब कुल मिला के ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो जिस तरह की हमारी जितनी भी तंत्रिकीय क्रियाकलाप हैं उन सबको ये क्या करती है, अवरुद्ध करती है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था। अभी फिलहाल हम बात करें तो पूरी दुनिया ने जैविक और रासायनिक हथियारों पर एक समझौता कर रखा है, जिस वजह से इस तरह के हथियारों का अब प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
इसको मानवीय अपराध माना जाता है। मतलब अगर कोई देश ऐसा करता है तो दुनिया के बाकी के सारे देश उस देश से क्या हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो ये होता क्या है, ये एक द्रव होता है, भले इसके साथ गैस वर्ड यूज किया गया है लेकिन ये द्रव होता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस लिक्विड होती है, इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आंखें एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। जहां जहां पे हमारे नर्व काम करेंगे उन चीजों को ये डैमेज करती चली जाएगी। कोई भी रासायनिक हथियार होगा वो सबसे पहले फेफड़ों पर ही असर दिखाएगा। वजह, भाई सांस लेंगे तो फेफड़ों में ही सबसे पहले जाएगा ना, तो उसी को सबसे पहले ये क्या करता है, शिथिल कर देता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? अभी हमने पढ़ा था मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था एक केमिकल वेपन के तौर पर। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है C4H8Cl2S। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में केमिकल वेपन के तौर पर प्रयोग किया गया था। इसका नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर क्या कर देती है, फफोले डाल देती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा, चिपचिपा द्रव है। मस्टर्ड गैस एक विषैली गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? मूलतः उत्तरदायी था। भाई उस टाइम पे ऑक्सीजन तो अवेलेबल थी नहीं, तो जिन चीजों ने पार्टिसिपेट किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, वो थे CHN, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बाद में अस्तित्व में आई। मतलब कुल मिला के हम ये कहें कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम बाकी ऑक्सीजन थी नहीं। ऑक्सीजन थी, पानी के रूप में थी या अन्य यौगिकों के रूप में थी, लेकिन अगर हम बात करें कि वो गैसीय रूप में, तो गैसीय रूप में जीवन स्टार्ट होने के बाद में वो अस्तित्व में आई। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्वारा जीवन का प्रारंभ किया गया। इसके अलावा ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर भी जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इन्हीं मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आज अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। आज हम श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की ही हेल्प से करते हैं। तब श्वसन क्या होता था, हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा किया जाता था, ना कि, क्योंकि जब एसिडिक माहौल था पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी पर ही एसिड थे, उस जमाने में क्या होता था, ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन नहीं होता था। पायरीन की बात करें, अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा, H2SO4 अम्ल बन जाएगा। जैसे ये पानी से क्रिया करेगी और अम्ल अगर बरसेगा तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। फ्रियोन को या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग प्रशीतक में और AC में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब हमसे पूछा क्या है, उसने कौन सा सही मैच नहीं करता है। अगर 3 ये सही मैच करते हैं तो ये सही मैच नहीं करता, क्योंकि फुलरीन कोई फ्लोरीन का बहुलक नहीं है, बल्कि फुलरीन क्या है, कार्बन का नैनो रूप है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कार्बन का एक उपयोगी अपर रूप है। फुलरीन का सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फुलरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार एक फुटबॉल के आकार का होता है। इसे C60 के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70, C76 आदि फुलरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। मतलब फुलरीन के तमाम सारे रूप हैं, जिनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो बकमिंस्टर फुलरीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ये पदार्थ बना और फिर सबसे बाद में बना, तो क्रम से आप अरेंज करिए। अब देखिए, ब्लैक गोल्ड की बात करें तो ब्लैक गोल्ड तो अभी हाल की ही संरचना है। भारत के वैज्ञानिकों ने ही अभी लगभग 2019 या 20 के लगभग की बात है, इसको तब तैयार किया है। तो एक कहाँ आना चाहिए, सबसे एंड में आना चाहिए, क्योंकि जो सबसे एंड में जिसका विकास हुआ है वो सबसे एंड में हो। एक सबसे एंड में इसमें नहीं है और एक सबसे एंड में इसमें भी नहीं है, तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। केवलार की बात करें
तो इसका विकास सबसे पहले हुआ है। केवलार कहाँ आना चाहिए, 4 सबसे पहले आना चाहिए, 4 इसमें सबसे पहले पे नहीं है, तो 4 इसमें सबसे पहले पे है, बस यही एक ऑप्शन बचेगा। अगर हमने 3 काट दिए तो जो ऑप्शन बचेगा वही हो जाएगा। इसका मतलब पहले केवलार का आविष्कार हुआ, फिर फुलरीन का आविष्कार हुआ, फिर ग्रेफीन का आविष्कार हुआ और उसके बाद ब्लैक गोल्ड का आविष्कार। देखिए, सर्वप्रथम 1965 में केवलार का संश्लेषण स्टेफनी क्वेलो के द्वारा किया गया। इसके पश्चात फुलरीन की खोज 1985 में रिचार्ड स्मीले द्वारा की गई। फिर ग्रेफीन को सर्वप्रथम 2004 में, ये काफी बाद में खोजा गया, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गीम और ओत्स्या नेवेसेलोव द्वारा संश्लेषित किया गया था। अंत में 2019 में मुंबई स्थित टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। अब देखिए, जो मूल रूप से शराबें हैं उनमें 2 चीजें हैं। एक को हम कहते हैं मैथेनॉल, मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। एक को हम कहते हैं एथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। मैथेनॉल की बात करें तो इसको स्पिरिट या वुड स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि लकड़ी से सबसे पहले इसको निष्कासित किया गया था। अब ये क्या होती है, अगर इसकी मात्रा, इसको नॉर्मली जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसकी मात्रा अगर शराब में बढ़ जाती है तो इससे क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है। ये जो शराब है इसको हम प्रयोग करते हैं पीने में, या अभी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बात हो रही है तो पेट्रोल में मिश्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये एथेनॉल मैथेनॉल प्राप्त कैसे, जैसे एथेनॉल की बात करें या मेथेनॉल की भी बात कर सकते हैं, ये प्राप्त कहां से होती है, तो अगर हम क्या करें, तो ग्लूकोज है उसको एंजाइम की सहायता से, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, उसकी सहायता से अगर इसको हम सड़ाएं, इस सड़ाने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगर फर्मेंटेशन एंजाइम के द्वारा हो रहा है तब तो बनेगी एथेनॉल। और अगर मान लीजिए ग्लूकोज या गन्ने का रस या इस तरह की चीजों को सड़ाया जा रहा है, किसके द्वारा, अगर यीस्ट के द्वारा सड़ाया जा रहा है तो उससे बनेगा फिर सिरका या एसिटिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शराब त्रासदियों, त्रासदियों मतलब जैसे अंधेपन हो जाता है, में मैथिल एल्कोहल के परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। इससे क्या हो जाता है, किडनी भी बहुत जल्दी फेल होती है, लिवर फेल हो जाता है इसकी वजह से, तो कई बार इससे क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। आप इस तरह के केस लगातार सुनते होंगे। मैथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध एवं तीव्र स्वाद वाला विषैला यौगिक होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु भी हो जाती है। मैथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह फॉर्मेल्डिहाइड को पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर भी प्राप्त किया जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट भी बनते हैं। यह रंगहीन विषैला वाइन जैसी गंध वाला द्रव है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, तो अभी हमने बात करी थी मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। एथिल अल्कोहल नॉर्मली क्या होती है, तो पी सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हमने मेथेनॉल मिला दिया, तो मेथेनॉल क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। तो अगर हम मेथेनॉल मिला दें तो ये जो अल्कोहल है ये सिर्फ जलाने के काम आएगी, एक फ्यूल के रूप में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसमें मेथेनॉल और पिरीडीन को मिला दिया जाता है। अगर इस तरह से मिली हुई शराब को कोई पी लेता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है,
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? अब शक्कर का किण्वन, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, अभी हमने जो बात करी थी थोड़ी देर पहले, किण्वन अगर यीस्ट के द्वारा हो रहा है तो बनेगा सिरका, और अगर किण्वन हो रहा है अगर किसी एंजाइम के द्वारा तो बनेगी एथिल एल्कोहल या शराब बनेगी। बढ़ते हैं आगे। शक्कर के किण्वन से एथिल एल्कोहल बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने गन्ने की शर्करा, जिसका आणविक सूत्र H22O11 है, के किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम द्वारा इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लूकोज है, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिल जाती है। अब जैसे रेड वाइन की हम बात करें तो रेड वाइन हमको जो काले अंगूर होते हैं उनके रस से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें जौ को सड़ाने से तो जौ को सड़ाने से हमको बियर की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह की शराब प्राप्त होती है। जैसे गोवा की बात करें तो गोवा में या गोवा के आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू उगाया जाता है। तो काजू के जो फल होते हैं उनको सड़ा करके जो शराब प्राप्त होती है उसका नाम फैनी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन या सड़ाने से या फर्मेंटेशन से जो शराब बनती है उसका नाम क्या है? बियर, वाइन, वोदका, रम। उसको क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। शराब का जो बियर रूप है उसमें न्यूनतम मात्रा में एल्कोहल पाया जाता है, जो कि इसलिए इसको क्या कहते हैं? जौ की शराब के नाम से जाना जाता है। बाकी और चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए सीरा की बात करें, सीरा क्या है? गुड़ में मिला हुआ एक पदार्थ है। जैसे गन्ने के रस को गर्म करते चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है और गुड़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गुड़ को हम क्या करें, अगर गुड़ में से अगर हम सल्फर की क्रिया करा दें तो जो शुगर होता है या चीनी होती है वो अलग हो जाती है और एक काला चिपचिपा पदार्थ उसमें से अलग हो जाता है। उस काले चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? भाई सीरे को सड़ा करके हम क्या बना सकते हैं? चाहे हमारे टूटे हुए गेहूं हो या धान की भूसी हो या धान की पुआल हो या सड़ा गला जो भी हम जिसको गीला कूड़ा कहते हैं वो हो, इन सब चीजों को हम फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बियर में एल्कोहल की मात्रा सबसे कम और रम में सबसे ज्यादा होती है। आगे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एकदम से। जैसे फूंक मरवाते हैं और देखते हैं कि शराब पी रखी है कि नहीं, वहां जो फिल्टर पेपर होता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लगे हुए रहते हैं, जो शराब की क्रिया द्वारा क्या कर लेते हैं? अपना रंग चेंज वगैरह करके दिखाते हैं। देखिए ब्रेथलाइजर कहा जाता है उस मशीन को जिसके द्वारा सांस की जांच होती है। ब्रेथलाइजर एक मशीन होती है जिस पर एक फिल्टर पेपर लगा होता है। इस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है। जब ये मशीन किसी नशे युक्त युवक की सांस के संपर्क में आती है तो फिल्टर पेपर का रंग परिवर्तित होकर हरा हो जाता है। इसे हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगर ज्यादा हरा हो गया है तो बहुत शराब पी रखी है, बहुत कम हरा हुआ है तो कम शराब पी रखी है, और नहीं हरा हुआ है तो नहीं पी रखी। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये हमारे पेट में पाया जाता है, इसलिए इसको पेट का अम्ल भी कहा जाता है। इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि NaCl, और इसी तरीके से ये होता है HCl, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है जितने भी खट्टे रसीले फल होते हैं उनमें। अब नींबू की अगर हम बात करेंगे, नींबू हो या संतरा हो या मौसमी हो, ये इस तरह के फल हैं
उनकी अगर हम बात करेंगे तो इन सब में क्या होता है, ये खट्टे रसीले फल के अंतर्गत आते हैं, इवन आंवला, तो इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि विटामिन सी और सिट्रिक एसिड एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। उसकी वजह क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। ये कारण है, लेकिन ये पूरी तरह से कारण नहीं है, मांसपेशियों की कमी का कारण नहीं है, ये पूरी बॉडी की थकान का कारण है। पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऐसा नहीं होता है, टूट फूट हो जाएगी तो मामला ही अलग एकदम हो जाएगा, चोट में शामिल हो जाएगा। ग्लूकोज का अवक्षय, ग्लूकोज का अवक्षय होता है, लेकिन अवक्षय होगा तो उससे तो और एनर्जी मिलेगी ना, उससे थकान क्यों होगी। असल में थकान की असली वजह होती है लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है मांसपेशियों में, और उसकी वजह से हमको मांसपेशियां टूटन हमको अपने हाथ पैरों में फील होने लगती है, और वही हमारी थकान का कारण होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है, थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है, क्योंकि मालिश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से लगातार हमारी बॉडी से सिट्रिक अम्ल क्या होता चला जाता है, सॉरी लैक्टिक अम्ल क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है। देखिए, कभी भी परफ्यूम बनाने के लिए किसी भी तरह के अम्ल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, एल्डिहाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं एरोमा को जनरेट करने के लिए इन्हीं के मिक्सचर का यूज किया जाता है, लेकिन एसिड कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए एक बहुत ही हल्का सा अम्ल होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं उसमें NaHCO3 के साथ एक हल्का अम्ल मिलाते हैं। हल्का अम्ल हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड डाल दें, टार्ट्रिक एसिड को डालते हैं। अम्लों में से टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर का उपयोग छिद्र युक्त फूला हुआ केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्लीय यौगिक टार्ट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, कोई भी ऐसा अम्ल हो जिसकी क्रिया बहुत कम होती हो, जो अपना असर बहुत कम दिखाता हो, का मिश्रण होता है। NaHCO3 पर मृदु अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो केक, ब्रेड आदि को छिद्रित व फूला हुआ बनाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जहां से होकर निकल के जाएगी वहां पे फुलाते हुए जाएगी उसे। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये तो जंग के दाग छुड़ाने के लिए काम आता है, कैल्शियम से क्रिया करके ये पथरी बनाने में इससे पथरी बनती है, वो पेट का अम्ल भी कहते हैं। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये क्या होता है कि नींबू जैसे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है वो मेन कंपोनेंट होता है सिरके का। सिरका एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल होता है। जो एसिटिक अम्ल है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, एथेनोइक एसिड होता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी होता है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है यह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण पायरोलिग्नेयस अम्ल से किया जाता है। आजकल एसिडिक अम्ल का जो निर्माण है वो मुख्यतः सिरके से किया जाता है। इसका उपयोग रबड़ के स्कंदन में, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, सेलुलोज एसीटेट तथा पॉलीविनाइल एसीटेट नामक कृत्रिम रेसे बनाने में, लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में किया जाता है। यह सिरके के रूप में अचार, चटनी आदि बनाने में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये चीजों को सड़ने से बचाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान प्रयुक्त होता है या जिसका यूज किया जाता है।
तो जब कभी भी दूध की बात आए आप समझ जाइए ये लेक्ट की बात हो रही है। लैक्टो का मतलब दूध होता है, तो लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा दुग्ध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैच करना है। देखिए अचार में क्या होता है, सिरका मिलाया जाता है, एसिडिक अम्ल मिलाया जाता है, खट्टा दूध होता है। जब भी दूध की बात आए तो लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल कह दीजिए। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अब जहां कहीं भी ये मैच हो जाएगा उसको मिला देंगे। ये भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा डाटा है, रटने वाला डाटा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? खट्टे फल जो रसीले भी हों। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरके में पाया जाता है। इसका ऑक्जेलिक एसिड पॉसिबली आंसर होगा। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जंग छुड़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यह फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही की बात करें, ये भी एकदम से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इओसिन से बनाई जाती है। इओसिन क्या है? एक टेट्रा ब्रोमो क्लोरीसिन यौगिक है। अधिकतर लाल स्याहियां इओसिन का तनु विलयन होती हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, बार बार हम सुनते हैं कार्बन क्रेडिट, तो ये भी एकदम फैक्चुअल डाटा है। 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर ये होता है। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमति दी गई है अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं कर पाते तो इसे पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार से इसे खरीद सकते हैं। और अगर वो ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं तो अतिरिक्त यूनिट की कटौती करने वाले देश इसे उन देशों को बेच सकते हैं जो कम कटौती कर रहे हैं। इसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? कार्बन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, चंद्रमा पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, और सूर्य पर अगर मीथेन होती तो आग लग जाती, अब तक खत्म हो गई होती। बृहस्पति पर भी बहुत कम मात्रा में मीथेन पाई जाती है और मंगल पर भी पाई जाती है, तो दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध। देखिए मछली का शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनते हैं। अमीनो अम्ल अगर बनेंगे, अमीनो अम्लों में टूट जाएगी प्रोटीन। अब ये जब सड़ेगी तो इससे क्या होती है? दुर्गंध आती है। किनसे यौगिक आती है? अमीनो यौगिकों से गंध निकलती है, क्योंकि अमीनो यौगिक किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अमोनिया की वजह से हमको फिर दुर्गंध महसूस होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये कह रहे गन्ने के रस को किण्वित करके सिरका बनता है। हाँ बन सकता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल एसिटिक अम्ल ही सिरका होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो या तो दो सही होगा या तीसरा। हम ऑलरेडी कई क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं कि एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड उपस्थित नहीं होता है। तीन नहीं होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए तो ये गया, तीन नहीं होना चाहिए तो ये भी गया, और तीन नहीं होना चाहिए तो ये भी गया। अब सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, हाँ बिल्कुल। इसको अचार में और इस तरह की चीजों में डाल दिया जाता है तो वो काफी लंबे समय तक चलती हैं। ये ऑप्शन ए ही हमारे पास बचता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली एवं केला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अंगूर, इमली, अंगूर का और केला का आपने सामान्य तौर पर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इमली का आपने जरूर पढ़ा होगा। इमली में क्या पाया जाता है? जैसे एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड है वो दूध में, लैक्टिक जहां भी होगा दूध में पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल कहां पाया जाएगा? जो रसीले फल होंगे खट्टे वाले उनमें पाया जाएगा। बचा कौन? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सही मैच करवा रहा है। लैक्टिक की बात करेगा तो लैक्टिक अम्ल दूध में मिलेगा, एसिटिक अम्ल सिरके में मिलेगा, सिट्रिक अम्ल खट्टे रसीले फलों में मिलेगा। अब हमको इसके बारे में नहीं पता, ये ब्यूटेरिक अम्ल। अब एक ही बचा तो कहाँ पे, दुर्गंध युक्त मक्खन। तो बाकी सारी चीजों को पढ़ के आ रहे हैं, तो ये डाटा याद करने लायक नहीं है, लेकिन हाँ ये डाटा याद करने लायक। तो जहां कहीं भी मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। A3 से मिलना चाहिए, A3 से मिलेगा नहीं, यहां मिल रहा है तो ये दोनों ऑप्शन गए। बी मिलना चाहिए 4 से, बी 4 से मिलना चाहिए, इसलिए ये गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। ये दोनों सही बात हैं, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों ही फैक्ट सही है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन कोई किसी को स्पष्ट नहीं करता है। अब चलिए, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन, यहाँ बात बोली जा रही है कि ये रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, यहाँ बोली जा रही है कि ये क्या है, प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो एक्सप्लेन तो हो रहा है। अब ये देखना है क्या ये फैक्ट सही है, तो बिल्कुल ये फैक्ट सही है। क्या ये फैक्ट सही है, तो ये भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आप ना भी एक्सप्लेनेशन को देखें तब भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन रटने से कोई है नहीं यहाँ पे फायदा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है, माल्टोज माल्ट में, एसिटिक अम्ल दही में, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में। एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाना चाहिए, तो ये जोड़ा मैच नहीं होगा। ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम फिर से अपनी पुस्तक के बारे में। तो देखिए, आप ये पुस्तक तो ले ही लीजिए, लेकिन इसके अलावा सामान्य विज्ञान की प्रीलिम्स पॉसिबल की अरिहंत पब्लिकेशन की इस पुस्तक के अलावा इसी चैनल पर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित क्लासें भी चल रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन क्लासों का भी फायदा ले सकते हैं, क्लासों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पुस्तकों को लेकर के आप इनके भी MCQ लगा डालिए, ताकि आपकी जो PT की तैयारी है उसको आप एक बेहतर धार दे पाएं। अब इस टॉपिक को आज हम यहीं रोकेंगे, अगले टॉपिक के साथ आपसे कल मिलेंगे। तब